हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th की, जिसके अंदर हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स में चार्ज, करंट, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स और पोटेंशियल डिफरेंस को कवर कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस को समझा था और उस पे मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए थे। आई होप आपने प्रैक्टिस किए होंगे। अगर आपसे नहीं हुए तो कोई नहीं, हम देखते हैं कि आखिर उनमें क्या करना था। तो भाई आपका पहला क्वेश्चन था, लेट्स स्टार्ट विद होमवर्क क्वेश्चंस। होमवर्क के क्वेश्चन थे, आपको खुद से ट्राई करने थे। ठीक है, आई होप किए होंगे आपने। तो पहले क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि 120 जूल का काम किया है एक चार्ज को 20 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे ले जाने में। मतलब आपका ए से बी पे आप गए तो इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट का, और यहाँ से यहाँ तक लाने में जो काम किया है वो है आपका 120 जूल का। तो आपसे कह रहा है कि आखिर कितने चार्ज को लेके गए। तो आपसे Q की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है। तो आपको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो आपसे यहाँ वर्क डन दे रखा है, चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये आएगा वर्क डन अपॉन वी, और वर्क डन की वैल्यू है 120, इसकी है 20। तो आपका 6 कूलाम चार्ज आ गया, क्योंकि बाकी भी क्या है, एसआई यूनिट में है। ठीक है, समझ गए। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में वो आपसे बोल रहा है कि ये था आपका कि ए से बी पे वो लेके गया, यहाँ पे आपका 10 वोल्ट था, यहाँ x वोल्ट है। ठीक है, और कह रहा है 60 जूल वर्क डन किया है उसने, और चार्ज को कितने को लेके गया है वो 5 कूलाम को। तो कायदे से पोटेंशियल डिफरेंस क्या आना चाहिए था भाई, वर्क डन अपॉन चार्ज, मतलब आपका 60 अपॉन 5, ये आ गया आपका 12 5 जा 60। तो 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो ए से बी पे ले जाने में काम आपने किया है। ठीक है, तो वर्क करना पड़ा, मतलब आप लो पोटेंशियल से हाई पे ले जा रहे हो, और इसका आपका पोटेंशियल 12 वोल्ट ज़्यादा, मतलब आपका 22 वोल्ट होना चाहिए। तो आपके x की वैल्यू क्या आ गई, 22 वोल्ट। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ठीक है भाई, दोनों क्वेश्चंस आप एक बार देख लो, क्लियर हो गए होंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, चलो भाई, हमने करंट पढ़ा, हमने पोटेंशियल पढ़ा, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे एक रिलेशन जो है करंट और पोटेंशियल के बीच में दी ओहम नाम के साइंटिस्ट ने, जिसे हमने बोला ओम्स लॉ। तो ओम ने भाई ये बोला, ओम्स लॉ में ये बोला गया कि आपका जो करंट है जो दो टर्मिनल्स के बीच में फ्लो करेगा, वो आपका डिपेंड करेगा कितना पोटेंशियल है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसने सिंपल सी बात बोली कि द करंट flowing between 2 points of a conductor is directly proportional is directly proportional to the potential difference between the points। ठीक है भाई, तो ये सिंपल सी स्टेटमेंट आपकी दी ओम्स लॉ ने, देख सकते हो। उसने बोला कि आपके पास, उसने क्या बोला कि आपके पास अगर 2 पॉइंट है जैसे ए और बी, इसके बीच में कितना करंट फ्लो करेगा वो आपका प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के। इसको अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है, V और I को, VI ग्राफ इसको बोलते हैं, तो आपका भाई देखो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो करंट भी जीरो, तो आपका ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू
ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये आपका ओरिजिन से जो है पास करती हुई एक लाइन आएगी। ठीक है, तो आपका ये VI ग्राफ है। ठीक है, VI ग्राफ पोटेंशियल और करंट के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा जितना ज्यादा आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इतनी बात आप समझे। उसके बाद आपको पता है कि जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी आती है उसको हटाने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है रेशो, कि दो कंडीशंस आपने ली, ठीक है, तो रेशो जो है वो सेम होगा आपका। ठीक है, कब? जब बाकी चीजें क्या हो, कांस्टेंट। दूसरा होता है आपका कि ये कांस्टेंट जो है आ जाता है इसकी जगह। और अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो यहाँ पे जो कांस्टेंट एक्सपेरिमेंट से पता चला वो आया R, जो कि होता है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस आपकी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, ये आपकी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। इस पे आगे अभी डिटेल में चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ पे भाई आपका V इज इक्वल टू RI हमारे पास फॉर्मूला आ गया। V इज इक्वल टू RI, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इससे हमारे पास एक टर्म आई R, जिसको हमने बोला रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस को अब देखते हैं डिटेल में कि ये आखिर है क्या। तो ये रेजिस्टेंस आपकी प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की। कैसी प्रॉपर्टी? कि वो जो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में जो करंट फ्लो करने की कोशिश कर रहा है, मतलब जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, वो आपका उनको कितना रोक रहा है, कितना रेजिस्ट कर रहा है। इसमें जो वर्ड भी आ रहा है वो भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि रेजिस्ट मतलब रोकना। तो कंडक्टर के अंदर करंट जो है, मतलब चार्जेस जो फ्लो कर रहे हैं, उनको कितना रोका जा रहा है। तो इसकी डेफिनेशन आती है कि द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, या फिर फ्लो ऑफ चार्जेस को ही क्या बोलते हैं, करंट। तो फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर, उसको क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है। ये V और I पे डिपेंड नहीं करती। V चेंज करोगे तो I चेंज हो जाएगा, लेकिन उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए जो आपका रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू सेम रहेगी। ये मत सोचना कि पोटेंशियल डबल कर दिया एक मटेरियल का तो उसका रेजिस्टेंस आपका डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। करंट डबल हो जाएगा तो रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहां से जो फॉर्मूला है इससे आप एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, ना कि आपका, ठीक है, इसके लिए। तो यहां पे V इज इक्वल टू RI, तो रेजिस्टेंस आपका क्या आ गया, R इज इक्वल टू V बाई I। यहां से इसकी यूनिट भी निकाल सकते हो। वैसे इसकी देखो, इसके इस फॉर्मूले के डिपेंडेंट आप यूनिट निकालोगे इसकी, तो वो आ जाएगी, पोटेंशियल की क्या होती है, वोल्ट, और I की क्या होती है आपकी, एम्पियर। तो आपकी वोल्ट पर एम्पियर इसकी यूनिट आ रही है, लेकिन इसको आपका क्या स्पेशल नाम दिया गया, ओम, जिसका सिंबल था ऐसे। ठीक है, ओम के नाम पे ही बोला गया कि इसकी SI यूनिट क्या है, ओम, और ये ओमेगा जो है इसका सिंबल यूज किया गया। तो हमारे पास जो SI यूनिट आई रेजिस्टेंस की, SI यूनिट वो क्या आई, ओम आई। ठीक है, तो ओम आपको याद रखना है, इसकी SI यूनिट है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि आपका ये जो रेजिस्टेंस है ये डिपेंड किस पे करता है। हमने बोला कि आपका कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी प्रॉपर्टी है, ना कि V और I की। तो आखिर ये डिपेंड किसका किस पे करता है आपका ये डिपेंड। तो अब हम बात करेंगे कि आपका कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आपके 4 फैक्टर्स हैं जिन पे हम बात करेंगे।
ठीक है, कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर, सबसे पहला है लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरा हम बात करेंगे जो आपका वो है कंडक्टर, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और उसके बाद हम बात करेंगे नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। और उसके बाद है आपका टेम्परेचर, फोर्थ नंबर पे है टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग जिसमें उस कंडक्टर को रखा गया है। तो इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कैसे करता है, बस इतनी सी बात आपको समझनी है। तो भाई लेंथ ऑफ कंडक्टर, देखो आपके पास 2 लेंथ है, मान लो एक ये वायर है जिसकी लेंथ है ये L1 और एक दूसरा वायर है जिसकी लेंथ है L2। बाकी सारे फैक्टर्स आपके सेम है, बस ये L2 ज्यादा है L1 से। तो अब देखो रेजिस्टेंस कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो करते हैं तो वो आपस में टकराते हैं, वो आपस में टकराएंगे तो उनकी वजह से उनके फ्लो में एक ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो वो इजीली फ्लो नहीं कर पाते, रेजिस्टेंस लगता है। तो अब आप सोचो कि लंबाई ज्यादा होगी, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा, ज्यादा रेजिस्टेंस फील होगा। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा कि जो रेजिस्टेंस है वो आपका प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। तो ये लेंथ ऑफ वायर के प्रोपोर्शनल होता है, वो भी डायरेक्टली। तो आप इसके लिए सिर्फ इतना याद रखो कि मोर द लेंथ, मोर द लेंथ more will be its resistance। ठीक है, जितनी ज्यादा लंबी वायर होगी उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो भाई देखो एक आपके पास ये वायर है इतने एरिया की और एक आपके पास इतने एरिया की। अब मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन्स इजीली किस में फ्लो करेंगे, अरे आप कहोगे सर यहाँ पे ये जो आपका है बड़े वाला, क्योंकि जितना ज्यादा स्पेस होगा इलेक्ट्रॉन उतने इजीली फ्लो कर जाएंगे। ठीक है, तो इसका अगर A1 है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये होता है क्रॉस सेक्शन, ये है A2, तो A2 ज्यादा है A1 से। और हमने देखा कि रेजिस्टेंस जो है वो आपका कम होता है अगर एरिया ज्यादा हो, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो मैं कह सकता हूं कि मोर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोर विल बी इट्स लेंथ, वो मोर विल बी इट्स रेजिस्टेंस, उतना ही। एक मिनट, मोर द एरिया तो लेस, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो लेस विल बी इट्स रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। अब नेचर ऑफ मटेरियल, तो भाई वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, आपके नेचर जो हो आपका कैसा है, आपका जो मटेरियल है वो कैसा है, क्या वो एक कंडक्टर है, कंडक्टर है तो कितना ज्यादा कंडक्टर है, क्या वो इंसुलेटर है तो कितना ज्यादा इंसुलेटिंग बिहेवियर है, क्या फिर या कोई और है जैसे सेमीकंडक्टर। तो इसको जो है डिफाइन करता है आपका, मेजर करने के लिए तो चाहिए कुछ, तो इट इज मेजर्ड बाय, इसको मेजर करने के लिए क्या होती है, क्वांटिटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी से जो है इसको मेजर किया जाता है। और रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। रेजिस्टिविटी पे आगे हम थोड़ा और डिटेल में भी बात कर लेंगे। टेम्परेचर, तो भाई टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा एनर्जी होगी, वो ज्यादा एनर्जी से मूव करेंगे, और ज्यादा एनर्जी से मूव करेंगे तो ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा टकराएंगे तो ज्यादा रेजिस्टेंस। तो मैं कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो आपका मोर द टेम्परेचर more will be its
रेजिस्टेंस। यहीं से आपका सुपर कंडक्टर का भी कंसेप्ट आया है। ठीक है, ये देखो, ये सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए, आई होप क्लियर होंगे। तो ये आपका यहीं से सुपर कंडक्टिविटी का भी आया है कि अगर आप टेम्परेचर को लेके जाओगे एब्सोल्यूट जीरो की तरफ, एब्सोल्यूट जीरो आपका होता है भाई 0 केल्विन, 0 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। तो उस पे लेके जाओगे तो आपका पार्टिकल्स जो आपस में नहीं टकराएंगे, मतलब रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज सुपर कंडक्टिविटी, मतलब आपका कोई रेजिस्टेंस नहीं ऑफर कर रहा मटेरियल। ठीक है, तो ये किस पे, सुपर कंडक्टिविटी हो जाएगी। और ये हमने अगर अचीव कर ली तो हमारी बहुत सारी एनर्जी लॉस होने से बच सकती है। ठीक है, तो अब भाई हमारे पास ये आए थे 3 फैक्टर। एक आया था R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, लेकिन कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये आपका था R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, R इज प्रोपोर्शनल टू रो। ये आपका रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है। ठीक है, तो आपका इन तीनों को मर्ज करने पे आ गया कि R इज प्रोपोर्शनल टू रो L बाय ए। यहाँ भी कांस्टेंट K की वैल्यू 1 आई, तो ये आ गया आपका R इज इक्वल टू रो L बाय ए। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने आया है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। अब लास्ट में हमेशा की तरह मैं आपको देता हूँ 2 होमवर्क के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको जरूर ट्राई करना है। सबसे पहला है आपका कि इफ लेंथ ऑफ अ वायर is doubled and its radius is halved, how much times its resistance will change। तो आपको ये बताना है एक तो। दूसरा क्वेश्चन जो आपको करना है, ठीक है, वो आप ये ट्राई कर लेना कि फाइंड द रेशो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर्स A and B if length of A is half to that of B and area of A is 4 times टू बी। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर्स, यहाँ एक चीज ऐड कर लो कि उनका मटेरियल जो है वो सेम है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, ये रहे आपके सामने क्वेश्चंस, देख लो, ये आपको ट्राई करने हैं खुद से। ठीक है, नहीं होते हैं तो नेक्स्ट सेशन में मैं ज़रूर करवाऊंगा, लेकिन आपको खुद से ट्राई भी करने हैं। ठीक है, आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो को हमेशा की तरह लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, तभी तो आप अपनी दोस्ती निभाओगे, उन तक भी पहुंचाओ इस वीडियो को, वो भी कुछ सीखें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए ख्याल रखो। थैंक यू।